हेलो दोस्तों, ये हमारा बीपीएससी टेस्ट सीरीज 4 का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को सरकार के प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, ऐसे कर जिनमें टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर में वृद्धि होती है तो प्रगतिशील कर कहलाते हैं। भारत में आयकर प्रगतिशील कर है। स्वरूप के आधार पर करों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रत्यक्ष कर, एक परोक्ष कर। तरीके के आधार पर कर को 4 भागों में बांटा जा सकता है, अनुपातिक कराधान, प्रगतिशील कराधान, प्रतिगामी कराधान और अधोगामी कराधान। मात्रा के अनुसार कर 2 प्रकार के होते हैं, एक कर और बहुकर। मूल्यांकन के आधार पर कर 3 प्रकार के होते हैं, विशिष्ट कर, मूल्यानुसार कर और दोहरे कर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो नौकरशाही के सिद्धांत के जनक कौन है? इसके जनक जो है मैक्स वेबर थे। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। मैक्स वेबर जो है वो जर्मनी के महान चिंतक थे। इन्होंने नौकरशाह प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया। नौकरशाह की विशेषताओं के उल्लेख मैक्स वेबर ने किया है, जिसमें प्रतिवर्तीता, तटस्थता, यथास्थिति, अनाम, लाल फीताशाही, नियामक एवं नियंत्रक, अभिजात वर्ग आदि को प्रमुख बताया। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासक का मुख्य कार्य नीति निर्धारण करना बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1882 में की थी। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टर्स का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट का अणुसूत्र Na2SiO3 है। सोडियम आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। क्वार्टज रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। यह सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। यह कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वदा अघुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21। निजता का अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। संविधान के अनुच्छेद 21, यानी आंसर ई हो जाएगा क्योंकि 21 दिया नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले 1978 में इस अनुच्छेद के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है और आगे करती रहती है, जैसे जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योग के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 24 अगस्त 2017 में दिए गए फैसले में निजता के अधिकार को अब मौलिक अधिकार बोला है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुची। शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और ट्रेवनियर आया था। अंग्रेज विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के काल में आए थे। इब्न बतूता मोरक्को निवासी महमूद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। मनुची यानी मनुकी एक वेनिस यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। मनुची दारा सिकों की सेना में टोपची था। इसके अतिरिक्त इसने औरंगजेब, शाह आलम जैसी आदि के यहाँ भी अपनी सेवाएं दी थी। इसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत का नाम स्टोरियो द मोगोर है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो ये कह रहा है, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव मस्तिष्क की शंख पाली श्रवण से संबंधित है। तंत्रिका कोशा सूचना का संवहन की इकाई होती है। तंत्रिका कोशा सूचना के संवहन की इकाई होती है। कोशा कला के अंदर और बाहर सोडियम आयंस Na+ और K+ घुलनशील अवस्था में विद्यमान होते हैं।
मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का नियामक बिंदु है। मस्तिष्क के ऊपर का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो चेरनोबिल महाविपदा रेडियोधर्मी प्रदूषण का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, अब 59 को कंप्लीट कर देते हैं। चेरनोबिल महाविपदा जो हुआ था 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा प्लांट में हुई है। यह अब तक की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना है। इससे रेडियोधर्मी कण बहुत बड़ी मात्रा में सोवियत संघ और यूरोप के अधिकांश हिस्से में फैल गए थे। यह परमाणु महाविपदा 1986 में यूक्रेन में हुआ था। अमेरिका में 28 मार्च 1979 ईस्वी को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर की भीषण दुर्घटना हुई। 11 मार्च 2011 में जापान में फुकुशिमा रिएक्टर से विकिरण का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में कौन सा अवयव करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी स्तनधारियों में उत्सर्जन के अंग जिगर यानी यकृत, बड़ी आंत, फेफड़ा तथा वृक्क होते हैं। वृक्क के बिना उच्च कोटि के स्तनधारी जीवित नहीं रह सकते। वृक्क यानी किडनी शरीर से सभी नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेड्यूला। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्न में से किस कारण से वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं। ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकालीन वर्षा कम मात्रा में होती है, परंतु रबी की फसल के लिए उपयोगी है। यह शीतोष्ण चक्रवात का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 कहता है रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मलबरी के पत्ते पर पलते हैं। B1 और S36 उच्च उपज देने वाले मलबरी प्रजाति हैं। B1 प्रजाति तथा पत्तियां अंडाकार बड़े आकार की मोटी आर्द्रता लिए हुए गहरे हरे रंग की होती है। रेशम कीट का पालन लार्वा अवधि के दौरान 5 विभिन्न चरणों से होते हुए होती है। रेशम के कीड़े के वैज्ञानिक नाम बोम्बिक्स मोरी है। ये मलबरी शहतूत के पत्तों पर पलते हैं। मलबरी इनका भोजन है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो कह रहा है निम्न में से किस भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? निम्न में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी भारतीय संविधान उपरोक्त में से कोई विकल्प नहीं। भारतीय संविधान उपरोक्त में से कोई विकल्प नहीं है जिसकी गारंटी नहीं देता है। 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। मूल भारतीय संविधान सभी को शिक्षा का हक की गारंटी नहीं देता था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21(1) में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। यह मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? तो इसमें जल है जो 64 का आंसर है, इसमें जल सतलज नदी से आता है। सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी है। सतलज नदी उत्तरी भारत में बहने वाली सदा नीरा यानी प्रत्येक मौसम में बहना है। इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली नदियों ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम से सबसे अधिक है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इस पुस्तक को क्रॉसवर्ड पॉपुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक को 5 नवंबर 2014 को लॉन्च किया गया है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 66 है
दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। दिलवाड़ा के चालुक्य यानी जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर समूह संगमरमर शिल्प की अनूठी योजना के कारण विश्व भर में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कैश कहते हैं। बफर इनपुट गति की आउटपुट की गति के बीच मतभेदों को कम करने के लिए अस्थायी रूप से कुछ स्टोर करने का स्थान है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिजोल्यूशन की माप डॉट प्रति इंच से होती है। सूचना में परिवर्तित होने से पहले डेटा संसाधित होना चाहिए। कैश स्मृति का प्रयोग मुख्य स्मृति और प्रोसेसर के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलालेख का। शिलालेख पुरातन स्रोतों से सबसे प्रमाणित स्रोत है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। शिलालेखों अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख अशोक के हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के क्वासीलैंड के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रवाल रीफ मोलक्का संघ का जीव है। लक्षद्वीप प्रवाल रीफ निर्मित द्वीप है। इसका आकार घोड़ा के नाल के तरह है। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जो जूल है। अर्ग भी कार्य का मात्रक है जो कि CGS मात्रक है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। एक डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार 2019 के T20 प्रदर्शन में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपक चाहर को। क्वेश्चन नंबर 73 है तो वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा जाता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है। स्थिति विशेष के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण यह है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी पर से चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो ये बोल रहा है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। तो इसका आंसर है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आर्किमिडीज के प्लवन सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। इस वस्तु के भार प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर
ऊपर की दिशा में लगाए गए उत्प्लावन बल के कारण होती है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर रहा है, तो किसी वस्तु का त्रिविम प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का डी। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश लेखन का अध्ययन किया जाता है। होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों से संचित करने तथा माइक्रोचिप में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रयामी चलचित्र भी तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, तो कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। मनुष्य के नेत्र की कार्य प्रणाली फोटोग्राफी कैमरे से मिलती जुलती है। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं उसे चलने वाली किरणें कर्निया तथा नेत्रोद्रव से होकर पुतली के रास्ते में लेंस पर पड़ती है। दृष्टिपटल यानी रेटिना इसे फोकस कर देता है, जहां पर वस्तु का छोटा सा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। प्रकृति में विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है। सफ़ेद रंग में ऊष्मा को प्रभावित करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है क्योंकि ऊष्मा परिवर्तित होने से हमें गर्मी कम लगती है। क्वेश्चन नंबर 80 का है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणों का। एक्स-रे विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक्स-रे का तरंगदैर्घ्य 10⁻⁴ nm से 10⁻n nm नैनोमीटर होता है। एक्स-रे का तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी किरणों से छोटा और गामा किरणों से लंबा होता है। क्रिस्टल विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों का विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व चांदी है। क्वेश्चन नंबर 82 है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी आंसर बी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट अथवा भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाला शुद्धतम पदार्थों में से एक है तथा अत्यधिक तापमानों पर भी अपने गुण को बनाए रखता है। आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में साधारण जल भी मंदक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सुपर कंप्यूटर में मैजिक क्यूब को निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया है? तो मैजिक क्यूब को चीन ने बनाया। इस कंप्यूटर की सहायता से हजारों वर्ष बाद पृथ्वी के मौसम में बदलाव की गणना की जा सकती है। इस कंप्यूटर की सहायता से सैकड़ों हजारों वर्ष बाद बादल किस प्रकार बनेंगे और मौसम परिवर्तन का क्रम किस प्रकार होगा आदि गणनाएं वर्तमान में की जा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 84 है, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर के द्वारा तीव्रतम गति से छपाई किया जाता है। डेस्कटॉप प्रकाशन यानी डीटीपी प्रकाशन की आधुनिकतम तकनीक है। डीटीपी आने के कारण प्रकाशन का कार्य कम खर्च में एवं अत्यंत सुविधा के साथ होने लगा है। डेस्कटॉप प्रकाशन के 3 मुख्य अवयव है, व्यक्तिगत कंप्यूटर, पेज लेआउट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तथा अच्छी गुणवत्ता वाला एक प्रिंटर, मुख्यतः लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच में सूचना विनिमय करने के लिए नियमों का एक सेट है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में लॉगिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर किसी भी कंप्यूटर या सुविधा के प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर सकता है। आर्ची इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 में किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद आईसीसी के अनुसार आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 एलिसा पेरी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें,
तो ब्लॉग शब्द दो शब्दों बे ब्लॉग का संयोजक है। ब्लॉग एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट होती है जिन्हें डायरी की तरह लिखा जाता है। हर ब्लॉग में कुछ लेख, फोटो और कुछ बाहरी क्रियाएं हो सकती है। ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर तथा इस कार्य को ब्लॉगिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया है। तो इनसेट 3C को कोरू से प्रक्षेपित किया गया है। इनसेट 3C का प्रक्षेपण दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुयाना कोरू प्रक्षेपण स्थल से किया गया है। इनसेट श्रृंखला के नवीनतम उपग्रह जीसैट 31 का भी प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू से ही 2019 में को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। तो हवाई नारंगी रंग होता है, यानी ऑरेंज। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों से बातचीत की रिकॉर्ड करती है। कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था। तो इसका नाम स्पिरिट था। स्पिरिट रोवर नासा के मंगल अन्वेषण रोवर मिशन के तहत मंगल पर भेजे गए 2 रोवरों में से एक था। यह एक रोबोटिक रोवर है जो 4 जनवरी 2004 को मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। यह रोवर वर्ष 2010 तक क्रियाशील रहा। क्वेश्चन रोवर अपॉर्चुनिटी के साथ यह स्पिरिट रोवर मंगलयान नासा द्वारा भेजा गया। नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत एक अन्य रोवर क्यूरियोसिटी 26 नवंबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था, जो अगस्त 2012 में मंगल के गेल क्रेटर पर लैंड हुआ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 30 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के लिए स्पेसक्राफ्ट रोवर प्रिवेंस प्रक्षेपण किया। क्वेश्चन नंबर 91 है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय वर्ष 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियम लाइटेट्स कवक से हुई है। सभी पेनिसिलियम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं। ये जीवाणुगत संक्रमण के इलाज में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो आमतौर पर ग्राम पॉजिटिव जीवधारियों के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, CRV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर है सी। भारतीय वैज्ञानिक CV रमन को रमन प्रभाव की खोज हेतु 1930 में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि को 28 फरवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर CV रमन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रमन इफेक्ट की खोज 1928 ईस्वी में की गई थी। रमन इफेक्ट प्रकाश के प्रभाव से संबंध है। 1954 ईस्वी में CV रमन को भारत रत्न भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघुकरण में कमाल कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 21वीं शताब्दी की नैनो तकनीक युक्ति लघुकरण में कमाल कर सकती है। नैनो तकनीक अभी प्रारंभिक अवस्था में है, इस पर शोध हो रहा है। जब इस तकनीक का विस्तार होगा तो मानव जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। नैनो तकनीक या नैनो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 1 से 100 नैनोमीटर स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और संबंधित विज्ञान का समूह है। 1 नैनोमीटर का होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। नैनो तकनीक के प्रयोग से अत्यंत सूक्ष्म यंत्र एवं उपकरण बनाना संभव हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ। उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है तो ये है कल्पना चावला को दिया जाता है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भारत का मौसम संबंधित उपग्रह मैटसेट का नाम कल्पना है। कल्पना चावला एक भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ये सबको पता है 24 कैरेट का होता है। सोना सबसे अक्रियाशील धातु है। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट सोना बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 96 से स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। इस्पात में विभिन्न तत्व के मिश्रण से अलग अलग वस्तु का निर्माण किया जाता है। रबर में सल्फर मिलाने से कठोरता बढ़ता है। इस्पात के साथ उचित मात्रा में कार्बन मिलाने से आवश्यक कठोरता, तन्यता और शुद्धता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं तो कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। कीट भक्षी पौधे प्राय ऐसी भूमि में उगते हैं जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते।
ये पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन पूरा करके करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण मीडिया विकसित होती है। कीटवर्षीय पौधे का उदाहरण है नेफेंथिस, डायनोमा, ड्रोसरा, यूटिकुलेरिया आदि। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस अमोनिया है। हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। आंसू गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र में संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा आंसू टपकने लगते हैं। एल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन तथा एक्रोलीन आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो सीरा अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। शराब एक अल्कोहलीय पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन में बनाई जाती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, हिस्की, ब्रांडी, रम, जीन आदि कुछ प्रमुख शराब है। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का उदाहरण है लाख। बहुलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं का एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। पॉलीमर प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा 100 तक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन बनाकर कंप्लीट कर देंगे इस टेस्ट सीरीज को।